हेलो फ्रेंड्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पहला टॉपिक है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है उसे कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या फिर जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में किस स्पीड से कन्वर्ट हो रहे हैं, किस रेट से कन्वर्ट हो रहे हैं। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे कि आयनिक रिएक्शन, वो बहुत फास्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जब हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, तो इसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन एकदम से हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। On the other hand, some reaction are very slow. For example, rusting of iron in the presence of air and moisture. दूसरी तरफ कुछ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होती है। ये रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो आयरन की रस्टिंग है, यानी लोहे पर जो जंग लगता है मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में, वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे होती है। Also, there are reaction like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch which proceed with a moderate speed. दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी रिएक्शन हैं जो मॉडरेट स्पीड से होती हैं, ना ज़्यादा तेज स्पीड से, ना बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड से। उनकी स्पीड इंटरमीडिएट रहती है, यानी मॉडरेट रहती है, जैसे कि केन शुगर का इन्वर्जन और स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस होता है वो मॉडरेट स्पीड से होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल फ्रॉम ईच कैटेगरी? क्या आप इस कैटेगरी के, यानी जो रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही है, जो रिएक्शन स्लो हो रही है और जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड से हो रही है, क्या आप उनके कुछ और एग्जांपल बता सकते हैं? यू मस्ट बी नोइंग दैट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन द पोजिशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपने किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वो क्या होता है कि उस ऑटोमोबाइल की पोजीशन या फिर वो कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है पर यूनिट टाइम में। तो फिजिक्स में आपने स्पीड पढ़ा होगा, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या फिर पोजीशन में जो चेंज होता है। जैसे कि ये कोई बाईसाइकिल है, मान लीजिए ऐसे ही पॉइंट साइज है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर यहाँ आ गया, यानी इसने 10 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ये 10 मीटर की डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर की? 5 सेकंड में। तो इसकी हम स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पता चला, स्पीड सिंपली क्या है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। Similarly, the speed of a reaction or the rate of reaction can be defined as the change in concentration of reactant or product in unit time. इसी तरीके से जो रिएक्शन की स्पीड या फिर जो रिएक्शन का रेट होता है उसको डिफाइन किया जाता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में कितनी चेंज हो रही है। पर यूनिट टाइम है, टाइम कितना भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, कितना भी हो सकता है। यूनिट का मतलब होता है एक, तो यहां पर डिफाइन करने के लिए यूनिट लिया है, लेकिन टाइम कुछ भी हो सकता है। तो पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, ये कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। और ज़्यादा स्पेसिफिक समझने के लिए हम ये 2 पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो डिक्रीज होने की जो रेट है वो कहलाती है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी स्पीड से या फिर कितनी रेट से डिक्रीज हो रही है, घट रही है, वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। या फिर दूसरा, द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने का रेट क्या है, उसकी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की इंक्रीज होने का की स्पीड क्या है, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर डिक्रीज टर्म यूज किया गया, यहाँ पर प्रोडक्ट के केस में इंक्रीज टर्म यूज किया गया, ये क्यों है? मान लीजिए कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी तो रिएक्टेंट घटते रहेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो घटती रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं, और समय के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी। तो यही पर कहा गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने का जो रेट है, स्पीड है, वो भी रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही होती है। तो 2 तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं।
कंसिडर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसिडर कीजिए, इसमें हमें अज्यूम करना है कि सिस्टम की जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम पे कोई भी असर नहीं होता। तो ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, आर से पी बन रहा है। 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट पी। यहाँ पर 1 मोल रिएक्टेंट आर का 1 मोल रिएक्टेंट आर से क्या बन रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट पी बन रहा है। इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P रेस्पेक्टिवली एट टाइम T1। तो टाइम T1 पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनको R1 और P1 से डिनोट किया गया है। ये ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। T1 कुछ भी हो सकता है। T1 का मतलब है जहाँ जिस समय से हम जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं, जिस समय से हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसको T1 मानेंगे। तो T1 पर R1 और P1 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। एंड R2 एंड P2 आर देयर कंसंट्रेशन एट टाइम T2। अब रिएक्शन होते होते टाइम T2 आ गया, तो T2 टाइम पर जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वो क्या है, R2 और P2। जैसे सपोज कीजिए हमने 50 सेकंड से स्टार्ट किया रिएक्शन, तो T1 क्या होगा 50 सेकंड, और हमने जो हमारी रिएक्शन खत्म हुई वो 100 सेकंड पर खत्म हुई, तो T2 क्या हुआ 100 सेकंड। तो इसमें डेल्टा T क्या आएगा, डेल्टा T का मतलब है जो समय के बीच डिफरेंस है वो होगा T2 माइनस T1, क्योंकि बाद का जो टाइम है उससे पहला टाइम घटाएंगे तो चेंज इन टाइम आ जाएगा। जैसे 100 सेकंड में से 50 सेकंड घटा दिया तो चेंज इन टाइम क्या आया 50 सेकंड। या फिर यहाँ पर 150 मान लीजिए, 150 में से हमने 50 घटा दिया कितना आया 100। डेल्टा T की वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं। डेल्टा आर का मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चेंज आया। तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाद की चीज है, बाद की कंसंट्रेशन है उसमें से पहली कंसंट्रेशन घटाते हैं। तो बाद की क्या है R2 कंसंट्रेशन, उनमें से पहली कंसंट्रेशन घटा देंगे। इसी तरीके से डेल्टा P निकालेंगे, P2 माइनस P1 जो बाद में प्रोडक्ट बना, जो हमारे पास पहले प्रोडक्ट था उससे माइनस करके। द स्क्वायर ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये इनकी मोलर कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो हम इसमें रेट निकालेंगे अब रिएक्टेंट से। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर के डिसअपीयरेंस होने का रेट क्या है। डिसअपीयरेंस का मतलब है घटना, यानी धीरे धीरे गायब होते चले जाना। डिसअपीयरेंस शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो रिएक्टेंट है जैसे जैसे रिएक्शन होती चली जाती है वो डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो वो क्या होगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना डिक्रीज हो रहा है और कितने टाइम में डिक्रीज हो रहा है, इससे हम निकालते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर। तो ये क्या होगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये आपको याद रखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस के साथ। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया गया, माइनस इसलिए लगाया गया, मान लीजिए हमने रिएक्शन स्टार्ट की, पहले पास T1 टाइम पे हमारे पास रिएक्शन कितनी थी, हमारे पास रिएक्शन थी 10, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 10 थी। जैसे जैसे रिएक्शन होती चली गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास बच गई 2, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। अब अगर हम इसका रेट निकालने लगे तो वो क्या निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो 2 में से 10 गए, टाइम मान लीजिए हमारे पास पहले 5 सेकंड था, फिर 10 सेकंड है, तो 10 में से 5 गए, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 10 में से 2 गए माइनस 8, 10 में से 5 गए 5। तो यहाँ पर जो रेट आ गया वो हमारा माइनस में आ गया, स्पीड माइनस में आ गई। लेकिन आपको पता है स्पीड कभी भी माइनस नहीं हो सकती, तो इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस लगाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 8/5, क्योंकि -1 से जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी, तो 8/5 रेट हमारा प्लस में निकल जाएगा। अब दूसरा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी के अपीयर होने का रेट, यानी प्रोडक्ट के बनने का। अपीयरेंस क्यों लिखा गया यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता चला जाता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपीयर होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो वो क्या होगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है अपॉन उसके लिए कितना टाइम लिया गया है। तो वो क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर प्लस ही रहेगा क्योंकि पहले प्रोडक्ट कम होता है। मान लीजिए प्रोडक्ट पहले 0 था, जब रिएक्शन शुरू होती है प्रोडक्ट उस समय 0 होता है,
या फिर 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो बन गया 8। तो आप देखिए 8 में से जब 0 गएंगे तो प्लस के 8 बचेगा, तो यहाँ पर जो रेट आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस नहीं लगाया जाता। Since delta R is a negative quantity, as concentration of reactant is decreasing, it is multiplied by with -1 to make the rate of reaction a positive quantity। यह जैसे हमने पहले देखा, जो डेल्टा आर है वो नेगेटिव आता है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, तो इसको एक्स्ट्रा -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जिससे रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, उसको पॉजिटिव क्वांटिटी बना दिया जाए। इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 गिवन अबाउ रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये इक्वेशन और ये पिछली वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये आपने पढ़ी, यही कहलाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, RAV। तो जहां पर भी आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, या तो आप वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों ही फॉर्मूले से रिएक्शन की जो एवरेज रेट है वो निकल जाएगी, पूरी की पूरी रिएक्शन की एवरेज रेट। तो या तो ये वाला फॉर्मूला या वो वाला फॉर्मूला, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एवरेज रेट डिपेंड अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू ऑकर। तो रिएक्शन का जो एवरेज रेट होता है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है और उस चेंज के लिए कितना समय लग रहा है। दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन और टाइम पर। अब यहाँ पर इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट दी गई है रिएक्शन की ग्राफ से। ये है टाइम, इधर एक्स एक्सिस पर टाइम बढ़ता चला जा रहा है, वाई एक्सिस पर नीचे से ऊपर की तरफ कंसंट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अभी हमने यहाँ से कंसंट्रेशन जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं की, तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो R0 है, यानी 0 टाइम पर। फिर हमने क्या क्या रिएक्शन स्टार्ट कर दी, जैसे जैसे रिएक्शन होगी समय बढ़ता चला जाएगा ऐसे ऐसे, और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो घटती चली जाएगी। आप देख सकते हैं इधर समय बढ़ रहा है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती चली जा रही है। तो रिएक्टेंट का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये आपको याद रखना है। इसमें निकाला गया है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 2 पॉइंट लिए, ये वाला पॉइंट लिया और ये वाला पॉइंट लिया। इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन है वो R1 है, इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन है वो R2 है, और इस पॉइंट पर जो टाइम है वो T1, इस पॉइंट पर जो टाइम है वो T2। तो एवरेज रेट निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला है, -डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। डेल्टा R यानी चेंज इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की चेंज में कितना, कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, बाद में ये है, पहले ये है, तो R2 में से R1 माइनस कर देंगे, -R2 - R1, और अपॉन डेल्टा T यानी टाइम में कितना चेंज हो रहा है, पहले टाइम T1 था फिर T2 था, तो T2 - T1। इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे, उन पर R1 और R2 निकालेंगे, T1 और T2 निकालेंगे, एवरेज रेट निकाल दिया जाएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट मान लीजिए इस ग्राफ पर हमने वो पॉइंट यहाँ पर ले लिया, ये हमने एक पॉइंट ले लिया इस ग्राफ पे, फिर इसके एक सीधी इससे जुड़ती हुई एक हमने लाइन खींची। लाइन का मतलब यहाँ पर एक टेंजेंट डाला गया, फिर टेंजेंट डालने के बाद इसका हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का जो रेशो आएगा वो स्लोप कहलाएगा। तो R इंस्टेंटेनियस क्या होगा, -dr अपॉन dt, यानी माइनस स्लोप। अब माइनस स्लोप क्यों आया, वही है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम थी, इस वाले पॉइंट पर ज़्यादा थी, तो इससे जब ये माइनस करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, T2 - T1 पॉजिटिव आएगा, तो स्लोप हमारा नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी है तो यहाँ पर एक पॉइंट पर आप टेंजेंट डालेंगे, उसके बाद इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कहलाता है वाई एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस पे जो चेंज होगा अपॉन एक्स एक्सिस पे जो चेंज होगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट का ग्राफ दिया गया है, प्रोडक्ट बढ़ता है समय के साथ साथ, तो प्रोडक्ट यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा। जैसे इधर समय बढ़ रहा है, इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली गई। यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, फिर समय बढ़ाया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनेगा। और एक ऐसा समय आता है जहां पर ये कांस्टेंट हो जाता है, कितना भी समय बढ़ाए हम, टाइम बढ़ाएं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इसी तरीके से इसमें रिएक्टेंट में होता है, एक ऐसा समय आता है टाइम बढ़ता चला जाता है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका भी वही है, एवरेज रेट निकालने के लिए 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन पर चेंज निकालेंगे। यहाँ पर P2 था, यहाँ पर P1 था, तो R एवरेज क्या होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, तो P2 - P1 टाइम T2 - T1,
ये निकाल लेंगे। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए एक पॉइंट लगाएंगे, उस पर टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट डालने के बाद उसका स्लोप निकालेंगे वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा डी पी अपॉन डी टी, स्लोप इसमें पॉजिटिव आएगा। अब स्लोप पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि जब इसे यहाँ से हम मिलाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए P2 है, इस वाले पॉइंट पर P1 है, तो P2 माइनस P1 जब हम लगाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि P2 ज़्यादा है P1 कम है, प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है T2 माइनस T1, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, रिएक्टेंट का जो स्लोप आता है और रेट का वो नेगेटिव आता है, और जो प्रोडक्ट का स्लोप आता है वो पॉजिटिव आता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। अब है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इक्वेशन 4.1 एंड 4.2 इट इज क्लियर दैट यूनिट ऑफ रेट आर कंसंट्रेशन पर टाइम। इक्वेशन 4.1 और 4.2 से पता लग गया कि जो रेट की कंसंट्रेशन है, रेट की यूनिट है वो क्या है, कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। आप देख सकते हैं ये क्या है, कंसंट्रेशन, और नीचे क्या है, टाइम। तो कंसंट्रेशन टाइम को ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा, तो क्या आ गया, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कंसंट्रेशन को हम मोल पर लीटर में लें और टाइम को सेकंड में लें तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन क्या लिया, मोल पर लीटर, टाइम सेकंड में लिया, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड। यह यूनिट आपको याद रखनी है। हाउ एवर इन गैसेस रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज इज स्प्रेड इन टर्म ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर देन द यूनिट ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन विल बी एटमॉस्फेयर पर सेकंड। लेकिन अगर गैसेस रिएक्शन हो रही है तो गैसेस रिएक्शन में जो गैसेस की कंसंट्रेशन है उनको पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैसेस रिएक्शन होगी तो गैसेस की कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में डिनोट किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा। तब इक्वेशन की जो रेट है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्योंकि ऊपर जो कंसंट्रेशन है पार्शियल प्रेशर में एटमॉस्फेयर, नीचे टाइम, तो ऊपर ले जाएंगे एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखनी है, गैसेस में ये यूनिट होती है।